यहाँ उपस्थित सभी चंद्रशेखर की पाठशाला के इस आयोजन के निवेदन करता, फ्रेंड्स ऑफ आनंद आयोजक के सभी सदस्यगण, इस कार्यक्रम के पीछे मूविंग स्ट्रेट पूर्व सांसद भाई आनंद मोहन जी, इसका संचालन कर रहे भाई अनवर जी, यहाँ सभागार में उपस्थित अनेक पुराने हमारे आपके मित्र भाई कन्हैया बिरारी जी समेत उपस्थित यहाँ भाइयों और बहनों, आज चंद्रशेखर जी की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। बहुत संक्षेप में मैं उनके जीवन के बारे में, जो आप उससे बेहतर कई लोग उनके बारे में जानते हैं, बताना चाहूंगा। 17 अप्रैल 1927 को जन्म और 80 वर्ष की उम्र में 8 जुलाई 2007 को वह नहीं रहे। देश के सबसे नाजुक मोड़ पर, जब देश बिल्कुल आर्थिक रूप से बैंकक्रप्ट होने, कंगाल होने के कगार पर था और पिछले 25-30 वर्षों की आर्थिक नीतियां जो 80 के बाद चल रही थी उनके कारण कंगाल होने के कगार पर था, तब जिस व्यक्ति ने देश को बचाया, जो देश आज दुनिया की आर्थिक महाशक्ति होने का सपना देख रहा है, ये श्रेय सिर्फ चंद्रशेखर को है, ये याद रखिए। वह देश के आखिरी प्रधानमंत्री रहे, बड़े नाजुक मोड़ पर अनेक चुनौतियों का उन्होंने सामना इन्हीं कम समय में किया। 15 वर्ष की उम्र में 1942 में बलिया बगावत में छात्र के रूप में उनकी हिस्सेदारी थी। इससे उनकी राजनीतिक और सामाजिक चेतना हम समझ सकते हैं। उनका राजनीतिक जीवन लगभग 65 वर्षों का रहा, 1942 से 2007 तक का सक्रिय। 15 वर्ष तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे, 1962 से 1977 तक। 1977 से 2007 के बीच लगभग 8 बार उन्होंने बागी बलिया से लोकसभा में सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया। एक बार 84 से 89 के बीच वह चुनाव हारे या हराए गए। इस तरह 40 वर्षों तक वो भारतीय संसद के सदस्य रहे। उच्च सदन और लोकसभा के इन 40 वर्षों में हम याद रखें, सिर्फ 3 वर्ष वो भी केंद्र में सत्तारूढ़ पहली गैर कांग्रेसी सरकार वाली जनता पार्टी के वो अध्यक्ष रहे और लगभग 7 माह 10 नवंबर 1990 से 6 मार्च 1991 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और लगभग 3.5 महीने 6 मार्च से 21 जून 1991 तक केयर टेकर प्रधानमंत्री। इस तरह 65 वर्ष के राजनीतिक जीवन में, अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में वह सिर्फ और सिर्फ 10.5 माह सत्ता में रहे और देश में अब तक वह पहले आदमी है जो सीधे प्रधानमंत्री ही बने। कांग्रेस का बंटवारा हुआ, कांग्रेस के बंटवारे में उनकी सबसे की भूमिका थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और कांग्रेस के बंटवारे के बाद दिलचस्प इतिहास है। बेंगलोर में जब ये मीटिंग हुई, इंदिरा जी ने उनको बुलाया, तो बड़ी हताश और निराश थी, तो उस प्रकरण पर भी चर्चा नहीं करना चाहता। अंततः इंदिरा जी की इच्छा के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी बनाए गए कि वो राष्ट्रपति के अगले प्रत्याशी होंगे। अगले दिन चंद्रशेखर जी बेंगलोर में रुक गए, बाकी सभी लोग वापस दिल्ली आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, प्रेस वालों ने पूछा कि भाई अब आपके कांग्रेस के राष्ट्रपति के रूप में प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी चुने गए हैं, क्या आप उनको वोट देंगे? उनका सार्वजनिक बयान है, कहा बेंगलोर में संवाददाता सम्मेलन में, आई से थ्रो माय वोट इन द अरेबियन सी बट आई कैन नॉट वोट फॉर संजीव रेड्डी। मैं अपना वोट अरब महासागर में डाल दूंगा पर किसी कीमत पर संजीव रेड्डी को वोट नहीं दूंगा। कांग्रेस के वो सबसे सक्रिय और बड़े नेताओं में उनका शुमार होता था, उनकी गिनती होती थी, वो निर्णायक थे। इंदिरा जी उन पर सबसे डिपेंड कर रही थी उन दिनों। जब उन लोगों ने प्रत्याशी चुन लिया तो यह कहने का, डिफर करने का साहस चंद्रशेखर में था। वो गलत था, सही था, उस पर मैं बहस करेगा, पर जिस पर आप विश्वास करते हो
जीवन का रेयर मोमेंट होता है कि चंद्रशेखर ने लगातार खड़ा होगा। मैं दूसरी बात आपको बताऊं, जेपी गोयल जो बाद में राज्यसभा के सांसद बने, माननीय जनरल सिंह जी लोगों को बनवाया, वो बड़े जाने माने वकील थे, राजनीति के भी वकील थे। उन्होंने अपनी पुस्तक हाल में लिखी, उसमें बड़े सारे तथ्य हैं। उसमें जब वो लिखते हैं कि जब सारे नेता 25 जून को रात में पकड़ लिए गए और हरियाणा में जब इन्हें जेल में रखा गया कुछ दिनों के लिए, तो कहे कि मैं मिलने गया सबसे ताकि इनके यहाँ पर कोर्ट में कोई केस अभियोग कर सके। तो जो ये गोयल क्या कहते हैं कि मैं गया सबसे मिला वहाँ, इसमें राजनारायण जी, वीरू मोदी, तो ये सारे बड़े लोग थे, चंद्रशेखर जी भी थे। चंद्रशेखर जी ने गेरुआ कपड़ा पहना हुआ था। कहा कि पूरी बातचीत होती रही पर वो एक शब्द नहीं बोले। श्री गोयल ने आगे लिखा है, एक बार मुझे बीएम कारकुने को आप जानते हैं, मुझे वकील थे वो, और इसके लीजेंडरी लीगल माइंड थे, बड़े पहुंचे हुए सम्मानित व्यक्ति जेपी के निजी मित्रों में से। बीएम कारकुने ने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर की याचिका पर बंदी प्रत्यक्ष के उन्होंने हेबियस कॉर्पस पिटीशन अगर दायर किया जाए तो बेहतर होगा सुप्रीम कोर्ट। तब तक चंद्रशेखर जी को पंजाब भेजा जा चुका था, वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में थे। इमरजेंसी में दो ही लोग मेरी जानकारी में सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखे गए, एक प्रकाश जो थे एक अलग रूप में, लेकिन एक जॉर्ज फर्नांडिस और दूसरे चंद्रशेखर जी। तो कारकुने जी ने कहा कि इनमें से सिर्फ चंद्रशेखर जी अगर हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करते हैं तो उनकी याचिका ही सुप्रीम कोर्ट में श्रेष्ठ मानी जाएगी, क्योंकि गिरफ्तार सभी लोगों में एकमात्र चंद्रशेखर ही ऐसे हैं जो कांग्रेस कार्य समिति के चुने हुए सदस्य हैं। कांग्रेस को चलाने वाली सबसे बड़ी बॉडी होती थी जो कांग्रेस की स्थापना के समय से ही चली आ रही थी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अब वो सब चीजें नहीं है तब हमें वो, पर इंदिरा जी की इच्छा के खिलाफ 72 में चंद्रशेखर शिमला में उनकी इच्छा के खिलाफ AICC के मेंबर जीतने वाले वो पहले व्यक्ति थे। और सुभाष बाबू, आपको याद होगा कि बहुत पहले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में, जहाँ तक याद है, सीतारमैया को चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको हराया था। उसके बाद ये दूसरी घटना थी जिसमें कांग्रेस हाईकमान की इच्छा के खिलाफ कोई व्यक्ति खड़ा होकर रिबेल होकर जीता, वो भी 72 में जब इंदिरा की पीठ पर थी। तो कारकुने जी ने कहा कि अगर कोई हेबियस कॉर्पस दाखिल करते हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, बाकी किसी की नहीं सुनेगा, उनका दावा बन सकता है। तो उनके पास आदमी भेजे गए, ये लिखा है हमारे जेपी गोयल वकील ने, जो बाद में राज्यसभा के सदस्य भी रहे। कहा कि जब चंद्रशेखर जी पटियाला जेल में थे, कुछ लोगों को भेजा गया, उनकी सहमति दी गई कि आप जेल में जाकर उनसे मिलने की सहमति दी। फिर गोयल उल्लेख करते हैं कि चंद्रशेखर ने उन लोगों को बहुत धैर्य से सुना और फिर जो जवाब दिया वो बहुत याद रखिए, ये सब लोग जवाब नहीं दे सकते, कोई रेयर आदमी ही कह सकता। चंद्रशेखर जी ने कहा कि यह कोई अदालती लड़ाई नहीं है, बल्कि एक नैतिक संघर्ष है, वो अपनी रिहाई के लिए हेबियस कॉर्पस पिटीशन कतई फाइल नहीं करेंगे, यानी जेल में रहना चुनेंगे। फिर मैं उनके जेल डायरी का एपिसोड आपको सुनाता हूँ, क्या कन्विक्शन और साहस था उनमें। और हिंदुस्तान की राजनीति को अगर समझना हो, हिंदुस्तान के राजनीति के बड़े लोगों के चरित्र को भी समझना हो, कि उनकी जेल डायरी से बेहतर कोई जेल डायरी आजाद भारत में नहीं लिखी गई है। तो जरूर पढ़िए कि वो राजनीति में इंटरेस्ट है। तो एक जगह लिखते हैं, ये लगभग 76 की बात है, 76 जुलाई ऑनवर्ड्स की, एक मुझे याद नहीं है। लिखते हैं कि उन्हीं दिनों यानी 76 ऑनवर्ड्स उसमें जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी का भय हमारा पूरे देश में था, तो एक मेरे मित्र पाटियाला सेंट्रल जेल में मुझसे मिलने आए। उन्हें इंदिरा जी ने मिलवाया था। जिस दिन वे मिलने के लिए आने वाले थे, उससे एक दिन पहले मुझे जिले के अधिकारियों ने सूचना दी। उन्होंने मुझे उनका नाम नहीं बताया, शायद उन्हें भी नहीं मालूम था। उनके आने पर जेल में बड़ी चहल पहल थी। जिले के अधिकारी उन्हें अहाते में लाए, यानी जहाँ चंद्रशेखर जी रहते थे,
जिसमें मेरे कारागार की एकाकी जीवन की कोठरी थी, एक अहाते में उनकी कोठरी बना दी गई थी और बगल में जो कोठरियां जिनमें फांसी की सजा पाए हुए 2 लोग थे, उसको बहुत चंद्रशेखर जी ने मारपीट करी से अपनी जेल जाके नहीं दिखा। चंद्रशेखर जी कहते आए, मैंने सबके साथ सवेरे का जलपान किया। उसके बाद जिले के कलेक्टर महोदय ने मुझसे कहा कि आपको बात करनी है इनसे। वो चंद्रशेखर जी के पहले के मित्र थे और वे यानी जिला के कलेक्टर अपने अधिकारियों के साथ बाहर चले गए ताकि मैं एकांत में बात कर सकूं। पर मैंने उनसे कहा किसकी आवश्यकता थी, आपको बाहर में जाए, यह हाथा बहुत बड़ा है, हम लोग इसमें टहलते हुए बात कर लेंगे, बात भी हो जाएगी और टहलना भी। मैंने यह भी कहा कि मेरे पास कहने की कोई बात नहीं, पता नहीं शायद इनको कुछ कहना हो। मेरे यहाँ उनका आना ही मेरे लिए अप्रत्याशित था, यानी जो उनके पुराने मित्र आए थे। टहलते हुए उनसे जो बातें हुई उन बातों से मुझे आश्चर्य हुआ। इंदिरा जी के संदेश वाहक ने कहा, इंदिरा जी कम्युनिस्ट लोगों से परेशान हैं, वे कुछ नया करना चाहती हैं, नया कदम उठाएंगी, इसलिए वो आपका यानी चंद्रशेखर जी का सहयोग चाहती हैं। चंद्रशेखर आगे बताते हैं, मैंने तुरंत उत्तर दिया कि मैं कम्युनिस्ट विरोधी नहीं हूँ, मेरा उनसे राजनीतिक मतभेद है, अवश्य है। इस कार्य में मैं इंदिरा जी की कोई सहायता नहीं कर सकता। चंद्रशेखर ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में इंदिरा जी की सहायता नहीं कर सकते। तब उस व्यक्ति ने जो इंदिरा जी के द्वारा भेजे गए थे कहा, उस संदेश वाहक ने, कि फिर आपके जेल से छूटने का क्या होगा। आप याद रखिए उस दौर को, लगता नहीं था कि मैं बेटी और बहुत सारी तरह की चीजें है, क्या होता है नवाबों विद्यार्थी के रूप में उन दिनों हम लोगों ने महसूस किया है। तो चंद्रशेखर जी से कहा गया कि आपके जेल जीवन का क्या होगा, तो उनका जो जवाब और रिमार्केबल वो सब लोग नहीं दे सकते। इसलिए चंद्रशेखर ने कहा उन्हीं के शब्दों में, मैंने उनसे कहा कि सारी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हूं। 18 महीने की कारागार की एकाकी जिंदगी में मैंने अपना इरादा बहुत मजबूत बना लिया। तो जेल में किस तरह के साहित्य पढ़ते थे, क्या चीजें एकाकी जीवन में उन्होंने महसूस किया, उसको बहुत पढ़ जाते हैं। बड़ा मार्केट ट्रेंड से, और आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो उस पुस्तक को छोड़ नहीं सकते। 2 खंडों में पुस्तक है। यह थे असल चंद्रशेखर, अपने निश्चय से न टिकने वाले, न वापस होने वाले और न डरने वाले, अपने स्वाभिमान से समझौता उनके मिजाज में। चंद्रशेखर की 2 बातें सुनकर इंदिरा जी की वे संदेश वाहक वापस लौट गया। फिर आगे क्या हुआ, चंद्रशेखर जेल की तन्हाई में रखे गए। फिर भी कांग्रेस कितनी बेचैन थी और खासतौर से इंदिरा जी की चंद्रशेखर वापस आए, इसका प्रसंग भी मैं आपको बताऊंगा। ये कुलदीप नैयर ने आपकी आपकी कथा में लिखा, कुलदीप नैयर जी कहते हैं, जो कुलदीप नैयर चंद्रशेखर जी के आलोचक थे, उन्होंने लिखा कि एक दिन 76 के अंत में कमलनाथ से मिलने गया। कुलदीप नैयर जी की जेल में थे, गिरफ्तारी हुई। वो लिखते हैं कि 76 के लास्ट में मैं कमलनाथ से मिलने गया। कमलनाथ जी बड़े पावरफुल थे, संजय गांधी के मित्रों में थे और देश में उनका एक अपना, संजय जी के मित्र होने के कारण एक अपनी अलग पहचान और रुतबा था। वे इंडियन एक्सप्रेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखे गए थे। आपको मालूम होगा इंडियन एक्सप्रेस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंदिरा जी की सरकार ने बदलवा दिया, उसमें सरकार की ओर से ये रखे गए कमलनाथ जी। कुलदीप नैयर जी ने लिखा है कि मैंने सीधे उनसे पूछा कि चुनाव होने वाले हैं, ऐसा सुना है, और संजय गांधी किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो कमलनाथ जी ने क्या कहा, कमलनाथ जी ने कहा यह अब तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि हम सभी लोग अब तक जेल में बंद चंद्रशेखर से मिलने गए अपने दूत की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर जी क्या करें। यानी चंद्रशेखर को वापस लाने के लिए इंदिरा जी कितनी बेचैन थी, कांग्रेस कितनी बेचैन थी, ये लोग नहीं जानते। ये तथ्य मैं आपको बता रहा हूं। जब चंद्रशेखर जी को पहले कहा गया कि आपको दिल्ली भेजा जा रहा है पूरी तरह रिहा करने के बदले, तभी उनको जब दिल्ली वो आ गए और एक घर में रखे गए, एमपीएस के आवास के बगल में कोई जगह था जहाँ उनको रखा गया। तब किस तरह से उनको कांग्रेस के लोगों ने घेरना शुरू किया इंदिरा जी के कहने पर। तो उनके वरिष्ठ नेता थे घेरा से, उत्तर प्रदेश के, उन्होंने फोन किया कि मैं विरोधी पक्ष के साथ न जाऊँ। चंद्रशेखर जी ने जवाब दिया, बड़ा रोचक है, तो नहीं बता बोला है। चंद्रशेखर जी ने मना किया। उसके बाद चंद्रशेखर जी एक गहरे मित्र थे, जसवंत मेहता, वो गुजरात के गृह
मंत्री थे, इंदिरा जी के बड़े खास लोगों में चंद्रशेखर के बहुत पुराने मित्र थे। वह कई बार उन दिनों बीच में इंदिरा जी के प्रस्ताव लेकर आए। जब दिल्ली आ गए चंद्रशेखर जी और कुछ ही दिन होते रिहा होने में, तब वो 2-3 बार उनकी यहाँ गए। चंद्रशेखर जी को इंटेलिजेंस के लोगों ने तब तक बता दिया था कि आप रिहा होने वाले हैं और चुनाव की घोषित तिथि जल्द आने वाली। उस दिन शाम में आए मिलने के लिए जसवंत मेहता। चंद्रशेखर जी उनको उसमें से जसू कहते थे, तो भाग गई, इंदिरा जी ने हमें भेजा है और आप मेरे साथ चलिए। चंद्रशेखर जी ने कहा मैं तो जा नहीं सकता, इंदिरा जी में बंदी हूँ, अगर मिलने आना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जिस दिन उनको रिहा करने की सूचना इंटेलिजेंस के लोगों ने दी कि आज आप रिहा होने वाले हैं, तो उस दिन भी सुबह आए, कहा कि भाई चलिए, कहा कि नहीं कभी तो अवसर आएगा तो मिले। तो वो मित्र थे, कहा कि क्या आप 9 महीने का तय करके हैं क्या? कहा कि नहीं, मैं मिलूंगा जरूर और उससे बात पूछूंगा कि आपने कदम क्यों उठाया। लेकिन फिर